करता है एथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी CSR का बात करता है। देखो इस चैप्टर में आप ये सीखोगे कि कंपनीज के ऊपर अब कंपलसरी भी हो गया कुछ जगह पे कि उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो पहले कंसेप्ट ऑफ CSR का मतलब क्या है? टर्म कम इन यूज इन लेट 1960s एंड अर्ली 1970s। ये CSR वर्ड 1960s एंड होते होते और 1970 स्टार्ट होते होते आया। इसका मतलब क्या? अ बिजनेस अप्रोच दैट कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बिजनेस का एक अप्रोच है, बिजनेस का एक करने का तरीका है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 तरीके से। इकोनॉमिकली यानी खुद को यानी अपने शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर को बेनिफिट पहुंचा के, सोसाइटी को सोशल वे में मदद करके, और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके। तो 3 तरीके से तुम मतलब डेवलपमेंट का बात कर रहे हो। बिजनेस का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी जो बिजनेस के शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, एम्प्लॉयज है, उनको ठीक से पेमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी का मदद, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब बनाना। और एनवायरमेंटल यानी एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन। कैसे करोगे? बाय रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड सोशल प्रोग्राम, अर्निंग एडिक्वेट रिटर्न। देखो थर्ड नंबर, पहला नंबर जो पॉइंट है रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, वो एनवायरमेंट के लिए हो गया। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड सोशल प्रोग्राम ये सोसाइटी के लिए हो गया। और अर्निंग एडिक्वेट रिटर्न बाय प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज ये इकोनॉमिकल हो गया। इट इज ऑल्सो नॉन एज कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, कॉर्पोरेट कंसाइंस एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। इसका ये 3 नाम भी है। यहाँ पर एक वर्ड बार बार आ रहा है, स्टेक होल्डर। हम लोग लास्ट क्लास में भी इसका बात किए थे। ये स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? जो लोग भी बिजनेस के डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, those on whom an organization's activity has an impact। ये दिया था ये डेफिनेशन दिया था एडवर्ड फ्रीमैन 1984 में। तो MCQ के काम का एक बात। अब देखो यहाँ पे एक कोड में कुछ लिखा, ISO 26210। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है CSR के लिए। तो देखो यहाँ पे हम नीचे इसका मीनिंग लिखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर CSR लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नवंबर 2010 में इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO लॉन्च किया था। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बताया था CSR मेंटेन करने के लिए। क्या बताया था? इट हेल्प्स इन क्लैरिफाई द कॉम्पैक्ट ऑफ CSR, कंसेप्ट ऑफ CSR। ये CSR का कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया। ये गाइडलाइन दिया कि CSR के लिए क्या क्या करना चाहिए, और ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं वो भी बताया। ठीक है, क्या कर रहे हैं मतलब? रशिया क्या कर रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, अमेरिका क्या कर रहा है, वहाँ की कंपनीज क्या करती है, चाइना की कंपनीज क्या करती है, सोशल रिस्पॉन्स दुनिया में क्या प्रैक्टिसेस फॉलो किया जा रहा है। ओके सर। CSR को मेंटेन करने के लिए। जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, चैरिटी, फिलैंथ्रोपी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीनों को लोग एक जैसा ही मतलब समझते हैं, लेकिन तीनों में बेसिक फर्क है। चैरिटी है शॉर्ट टर्म प्राइमरी रेस्क्यू एंड रिलीफ एक्टिविटी। कहीं पे अर्थक्वेक आ गया तो वहां लोगों को मदद कर दिए, इलाज पहुंचा दिए, खाना पहुंचा दिए, ये हुआ चैरिटी। शॉर्ट टर्म प्राइमरी रेस्क्यू या फिर रिलीफ पहुंचाना। ठीक है। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड फोकस्ड ऑन रीबिल्डिंग, लोगों को रीबिल्ड करने के लिए। मतलब जो लोग मान लो क्या बोलते हैं अर्थक्वेक आया और बहुत सारे लोग अनाथ हो गया, बहुत परिवार बिखर गया, जी सर, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना उनका मदद करने के लिए, प्रॉब्लम का रूट खोजना और फिर उसके सॉल्यूशन को ट्राई करना। क्यों लोग गरीब हो गए? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो लोगों को पढ़ाई लिखाई देना। जी सर। तो ये एक रूट हो गया ना कि क्यों गरीब हो गए, पहले रूट को ढूंढे और फिर एक ऐसा एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन बनाए
जो उनको लॉन्ग टर्म मदद करेगा। तो पूरा स्ट्रैटेजी और प्लान बना के मदद करने को फिलैंथ्रोपी बोलते हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, ऑब्लिगेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनवायरमेंटल सोसाइटी एंड ऑल स्टेक होल्डर्स। पूरे हर एक इंडिविजुअल का और हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ड्यूटीज है, क्या ऑब्लिगेशन है एनवायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए और हर एक स्टेक होल्डर के लिए, ये जो समझाता है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यस सर। अगला आंसर बच्चा वाला है, फीचर्स ऑफ सीएसआर। ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट है, यानी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है इसमें मैनेजमेंट के द्वारा। ये ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट है, मतलब इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल तीनों को एक साथ मेंटेन करने का। ये ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज होता है सीएसआर। सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस मॉडल, देखो हर कंपनी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सीएसआर का डिपार्टमेंट बना देता है। वो लोग खाली गवर्नमेंट जो बताया वो फॉलो नहीं करता है, खुद से भी बहुत कुछ करता है सोसाइटी का मदद के लिए। ठीक है, हाँ सर। तो ये सब चीज फीचर्स है। इसके अलावा सोशल डायमेंशन के बारे में सोचना, कंटिन्यूअस कमिटमेंट, लगातार लोगों का मदद करते रहना, सोशल अकाउंटेबिलिटी यानी अपने स्टेक होल्डर को जवाब देना कि हम क्या कर रहे हैं लोगों के लिए। तो ये सब सीएसआर का फीचर्स है, ये आता नहीं है जनरली, काम का क्वेश्चन नहीं होता। अगला वाला है डायमेंशंस ऑफ सीएसआर। सीएसआर का डायमेंशन क्या क्या है, देखो आपने अभी पढ़े 3 डायमेंशन मेन तो पढ़े, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल। यस सर। तो एनवायरमेंटल डायमेंशन में क्या क्या एरिया पे फोकस होगा, फॉरेस्ट, वाटर, क्लाइमेट, इन पे बात होगा। जी। इनके लिए कंपनीज क्या कर रही है आज की डेट में, परचेजिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट। अब ये क्या होता है सर, देखो दुनिया में बहुत सारा कंट्रीज ऐसा है जो ये बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है जी। उसका बचाने के लिए। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारा कंपनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम छोड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया जैसा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री जो अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज पे है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज का ग्रोथ अभी हो रहा है। हाँ। तो जो ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है या यूएसए वगैरह जो अपने उस बेंचमार्क को क्रॉस कर लिए, उनके पास से इंडिया जैसा कंट्रीज कार्बन क्रेडिट खरीदता है, मतलब उनको पेमेंट करता है, क्योंकि वो लोग दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है सोशल, सोसाइटी का एरिया ऑफ कंसर्न क्या होगा, रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी को मेंटेन करना। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पेंड्स ऑन स्टॉपिंग इलीगल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी इलीगल ड्रग्स को रोकने के लिए बहुत सारा खर्चा करती है। तो ये हो गया ना सोसाइटी का बेनिफिट के लिए काम करना। जी सर। और तीसरा इकोनॉमिकल, यानी बिजनेस का फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ध्यान रखना, यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, लार्ज स्केल को प्रॉफिट ज्यादा कमाना ताकि शेयर होल्डर्स को उसका डिविडेंड या रिटर्न मिल सके। देखो चौथा नंबर डायमेंशन क्या रखा हम, स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर में कौन आ गया, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, सप्लायर, कस्टमर। इनके लिए कंपनीज क्या करती है, डिविडेंड देना, क्वालिटी मॉनिटर करना, टाइमली पेमेंट करना, फेयर प्राइसेस रखना, ये सब काम स्टेक होल्डर के लिए किया जाता है, ये भी सीएसआर का पार्ट है। और लास्ट है वॉलंटियरिंग डायमेंशन, मतलब जनरल सोसाइटी के लिए क्या खर्चा करना। जैसे जो चीज लॉ आपको कंपलसरी बोल रहा है वो तो करना ही पड़ेगा ना, हाँ हाँ। उसके अलावा कुछ करना, जैसे हेल्पिंग नेचुरल डिजास्टर विक्टिम्स। जैसे मान लो अगर किसी एरिया में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जी। उस एरिया का कोई बड़ा इंडस्ट्री है, वो तुरंत वहां पे एम्बुलेंस पहुंचाया, मेडिसिन पहुंचाया, खाना पहुंचाया, ये हो गया वॉलंटरीनेस, मतलब अपने मन से कुछ करना। जी सर। तो ये सब चीज डायमेंशन है सीएसआर का, 5 डायमेंशन है, एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल, स्टेक होल्डर एंड वॉलंटरीनेस। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कैरोल बोल के राइटर, आर्की कैरोल, ठीक है, वो एक पिरामिड बनाया रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो आर्की कैरोल 1983 डिस्क्राइब्ड 4 लेयर मॉडल ऑफ सीएसआर known as pyramid of responsibilities।
वो 4 लेयर मॉडल दिया CSR का। पहला है इकोनॉमिकल मॉडल, मतलब जहाँ प्रॉफिट्स के बारे में सोचना स्टेक होल्डर के लिए। अच्छा। दूसरा है लीगल मॉडल, मतलब लॉ को अवॉइड करना, मतलब कानून को मानना पूरी तरीके से। तीसरा है एथिकल मॉडल, जिसमें बोला गया बी एथिकेबल, मतलब मोरल वैल्यू पे सही रहो। और चौथा बोला फिलैंथ्रोपिक, मतलब बी गुड टू द सिटीजन, मतलब लोगों का मदद करना। सर ये क्या स्टेप बाय स्टेप होता है मतलब हाँ, नीचे से ऊपर है। लेवल? तो देखो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या एक्सप्लेन भी कर दिया, देखो थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन हाँ। में क्या लिखा है। पहला इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा, फाउंडेशन ऑन विच अदर लेवल रेस्ट, जैसे मैक्सिमम ईपीएस कमाने का कोशिश करना, अर्निंग पर शेयर। जी। मेंटेन हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अपना डे टू डे ऑपरेशन में 100% एफिशिएंसी या उसके नियरर अचीव करने का कोशिश करना। ये हो गया आपका इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यस। एज ए कंपनी, एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंसिस्टेंट विद गवर्नमेंट एंड लीगल एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट का, लॉ का, हर कंपनी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्सपेक्टेशन है, जी। उसको पूरा करना। कंप्लाई नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ, देश का और बाहर का कानून को ठीक से मानना, ये आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट कॉम्प्रोमाइज एथिक्स टू अचीव गोल, अपना गोल हासिल करने के लिए मॉरल एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज मत करो। रिस्पेक्ट ऑल मॉरल नॉर्म्स फॉलोड बाय सोसाइटी, जो भी आपका सोसाइटी मानता है, जो चीज सोसाइटी अच्छा मानता है, बुरा मानता है, आपको भी एज अ जी बिजनेस सर। ऑर्गेनाइजेशन वो मानना चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, चाइनीज कंपनी इंडियन धर्म जी। तो नहीं जानता उतना, नहीं सर। लेकिन जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अभी नवरात्रा चल रहा है, हाँ। अगर मान लो कोई चाइनीज फूड कंपनी या यूएस फूड कंपनी, जी। लेट्स से डोमिनोज पिज्जा हट, अचानक बोले हम लोग अभी नॉनवेज पिज्जा नहीं बेचेंगे एक हफ्ता, तो वो इंडिया के एथिकल ग्राउंड्स को मतलब है ना इज्जत दे रही है ना, रिस्पेक्ट कर रही है ना, जी। क्योंकि नवरात्रा में इंडियंस प्याज खाना नहीं पसंद करेंगे, नॉनवेज नहीं खाते। एक एग्जांपल दिया, जस्ट हर इंडियन का हाँ। बात नहीं है वो, एक हाँ। एग्जांपल दिया। जी सर। जैसे ये लोग, आप गौर करो, ये लोग दुर्गा पूजा ऑफर निकालते हैं, जी। फेस्टिवल्स में ये लोग नया नया ऑफर या ना या क्या बोल बड़ा बड़ा सेल लॉन्च करते हैं। जी। फॉरेन में वो फॉरेन में वो फंक्शंस मनाए जाते हैं क्या? फॉरेन नहीं में सर। दुर्गा पूजा, दिवाली, सरस्वती पूजा, इंडिपेंडेंस डे होता है क्या? लेकिन वो दुर्गा लोग क्या पूजा करते होता हैं, है। हाँ। उस समय निकालते हैं क्योंकि वो इंडियन एथिकल नॉर्म्स को रेस्पेक्ट दिखा के पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं। यस। आपको लगता है ना ये कंपनी भी इंडिया को मानता है, इंडिया का फेस्टिवल्स पे कुछ ना कुछ कर रहा है, तो ये आपका हो गया हाँ एथिकल सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जहां पर भी बिजनेस कर रहे हो, वहां के लोग जो एथिक्स को मानते हैं आप उसको रिस्पेक्ट करो। और चौथा आपका लेयर क्या हो गया? फिलैंथ्रोपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रोवाइडिंग एजुकेशन, असिस्टिंग आर्ट एंड आर्टिस्ट, ये सब करना, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बनाना या उनमें मदद करना, ये हो गया फिलैंथ्रोपी। तो ये 4 लेयर है। ये कौन दिया? आर्की कैरोल। कब दिया? 1983 में। ठीक है। सिर्फ फिलेंथ्रोपी का मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है? फिलैंथ्रोपी मतलब एक लंबा टाइम में एक सिस्टमेटिक वे में प्लान बना के लोगों का मदद करना। चैरिटी हो गया अंकिता, एक शॉर्ट एक्सीडेंट टर्म। हुआ, हाँ। एक एक्सीडेंट हुआ, वहां पे लोगों को हम तुरंत खाना पहुंचवा दिए, ये चैरिटी हाँ। है। लेकिन वहां पे जो अच्छा। बच्चे अनाथ हो गए, उनका पढ़ाई का इंतजाम किए, ये फिलैंथ्रोपी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म हो गया। अच्छा। समझे? हाँ सर। अगला हेडिंग है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सीएसआर एंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सीएसआर। मतलब कुछ लोग बोलते हैं सीएसआर सही है, कुछ लोग बोलते हैं सीएसआर ठीक नहीं है। तो जो लोग फॉर में है, अगेंस्ट में क्या बोल रहे हैं, पहले अगेंस्ट वालों को पढ़ते हैं। पहला बोलता है कॉन्ट्रारी टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये सीएसआर बिजनेस का फंडामेंटल प्रिंसिपल को ब्रेक करता है, क्योंकि बिजनेस का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या? प्रॉफिट कमाना। जी। ये मिल्टन फ्राइडमैन बोला था, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। मिल्टन फ्राइडमैन ये बात बोला था कि बिजनेस का फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रॉफिट कमाना है, लोगों का मदद यस करना है, सर। एथिक्स को हाँ। फॉलो करना नहीं है। तो अगर आप सीएसआर फॉलो करने में ज्यादा ध्यान दोगे तो आप बिजनेस का फंडामेंटल प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहे हो। ड्यू टू सीएसआर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर बिजनेस पर्पस, आप अगर पैसा खर्चा कर दोगे चैरिटी के लिए, फिलैंथ्रोपी के लिए, तो फिर आप बिजनेस के लिए रिसोर्सेज नहीं ले पाओगे ज्यादा, हाँ। तो ये बिजनेस को नुकसान होगा।
अंडर यूटिलाइजेशन होगा। इम्पोज ऑफ बिजनेस वैल्यूज ऑन सोसाइटी, आप सोसाइटी का वैल्यूज बिजनेस पे इम्पोज कर रहे हो, बिजनेस का वैल्यू सोसाइटी पे, तो दोनों ही एक दूसरे को हैम्पर करेंगे। अनक्लियर एंड सब्जेक्टिव, सीएसआर क्या है एग्जैक्टली लोगों को क्लियर ही नहीं है और सबको ही मानते हैं बस ये बुकिश है ना। हाँ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कंफ्लिक्ट, लोग हमेशा ये देखते हैं कि जो हम खर्चा कर रहे हैं उसका हमको बेनिफिट क्या मिलेगा। जी। तो बिजनेसमैन भी यही सोचे तो बुरा क्या किया। तो अगर वो चैरिटी में खर्चा करेगा तो उसको फायदा क्या मिल रहा है वो अगर देखेगा और उसको दिखेगा कि ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है तो नहीं करना चाहेगा चैरिटी। हाँ बिल्कुल। तो ये एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, इंडिया में लोग उतने स्किलफुल या कॉम्पिटेंट नहीं है कि सीएसआर को पूरा समझ सके और इम्प्लाई कर सके। ऑल डोंट फॉलो सो डिस्पैरिटी, अब मान लो आपका कंपनी सीएसआर फॉलो नहीं करता और मेरा कंपनी करे तो ये एक टाइप का डिस्पैरिटी है। आप मेरा खर्चा ज्यादा हो गया, आपका खर्चा लगा ही नहीं फालतू का। हाँ हाँ। तो ये तो गलत बात हो रहा है, या तो सब करे या कोई नहीं करे। जी। अब आता आर्ग्यूमेंट फॉर सीएसआर, जो लोग सीएसआर के फेवर में बोले वो लोग क्या बोले, बोले बिजनेस इज कोर कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी का एक हिस्सा ही तो है, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। यस सर। तो आप जिस चीज के पार्ट हो आप उसका मदद नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, सीएसआर में एक स्टेक होल्डर भी तो पार्ट है जी। तो अगर आप वो करते हो तो फिर ये तो सही है, आपको उनका तो प्रोटेक्शन जरूरी है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है बिजनेस का, जो बिजनेस जितना सीएसआर करेगा उसका उतना गुडविल इमेज वैल्यू बनेगा, है ना। जो कंपनी हाँ सर। जैसे टाटा को अपने बहुत अच्छा कंपनी मानते हैं क्योंकि अपने मानते हैं टाटा अपना 70% प्रॉफिट्स को पब्लिक वेलफेयर में खर्चा कर देते हैं। यस सर। हाँ। मॉरल जस्टिफिकेशन, सीएसआर करना एक मॉरल जस्टिफिकेशन भी है, मॉरल वैल्यूज को बढ़ावा देता है। इम्प्रूव एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, आप अगर सीएसआर करोगे मतलब आप एम्प्लॉइज को भी अच्छा रख रहे हो, आप एम्प्लॉइज को भी अच्छा रखोगे तो वो भी कंपनी में इन्वॉल्व होंगे, काम अच्छा करेंगे। सेफ्टी बाय गवर्नमेंट, जो कंपनी अच्छा सीएसआर का खर्चा करेगा उसको गवर्नमेंट भी बहुत सारा प्रोटेक्शन देगा, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में फाइन पेनल्टी कम लगाएगा, तो ये भी एक बेनिफिट है सीएसआर का। आपका गुडविल और इमेज बनता है मार्केट में, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगा और सोसाइटी डेवलप होगा तभी तो बिजनेस डेवलप होगा। जी सर। इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी, अगर आप सीएसआर यानी एनवायरमेंट में भी एक खर्चा कर रहे हो सीएसआर का, आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा दुनिया में। हाँ, बेटर मीडिया कवरेज, जो आदमी जितना ज्यादा चैरिटी फिलैंथ्रोपी ये सब करता है मीडिया भी उसको उतना ही पब्लिसाइज करता है, उसका तारीफ करता है। मीडिया तारीफ करेगा तो एज अ कंपनी आपका ग्रोथ होगा। ठीक है। हाँ सर। अगला टॉपिक वैसे काम का नहीं है लेकिन हम लिखे हैं क्योंकि बुक में एक अच्छा जजमेंटल इशू है, वो बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर। क्या सीएसआर बिजनेस एथिक्स का पार्ट है? तो देखो हम क्या लिखे हैं, समटाइम बिजनेस हाउसेज डू इट एज पर ओनली कंपल्सन बाय लॉ नॉट बाय कोर ऑफ देयर हार्ट। बिजनेस हाउसेज सीएसआर का खर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ उनको कंपल्सरी करता है, मन से कोई नहीं करता। सो सीएसआर डज नॉट वारंट एथिकल बिहेवियर। तो जो कंपनी सीएसआर कर रही है, जो कंपनी सीएसआर के लिए खर्चा कर रही है, जरूरी नहीं है वो मोरली भी सही है, वो सिर्फ हो सकता है दिखावा के लिए और गवर्नमेंट को रूल मानने के लिए खाली सीएसआर पे खर्चा कर रही है। बिजनेस हाउसेज में मैनिपुलेट इट, जानबूझ के ज्यादा टैक्सेस, ज्यादा सीएसआर खर्चा दिखा के प्रॉफिट ज्यादा कम दिखा के टैक्सेस कम देना चाहते हैं वो लोग। बहुत लोग अनएथिकल वे में प्रॉफिट्स को कम दिखाते हैं ताकि सीएसआर नहीं करना पड़े। हाँ सर। तो सीएसआर का मेन पर्पस होना चाहिए नॉट टू कॉज हार्म, किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, प्रिवेंट हार्म, हार्म होने से रोकना, और डू गुड यानी लोगों का भलाई करना। यही एथिक्स होना चाहिए सीएसआर का। ठीक है जी सर। अब आते हैं सीएसआर इन इंडियन कंटेक्स्ट। इंडिया में सीएसआर का क्या नियम माना गया? तो इंडिया इज फर्स्ट कंट्री, ऑलमोस्ट फर्स्ट कंट्री टू मेक सीएसआर मैंडेटरी। इंडिया उन पहली कंट्रीज में से है जो सीएसआर को मैंडेटरी किया। सर कैसे मैंडेटरी कंपलसरी किया? बाय अमेंडिंग कंपनीज एक्ट 2013 इन अप्रैल 2014। अप्रैल 2014 में इंडिया कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंडमेंट किया, चेंज किया, उसमें एक सेक्शन डाला, सेक्शन 135।
ठीक है। हाँ सर। और उसमें मैंडेटरी किया कि कुछ कंपनीज को सीएसआर कंपलसरी करना ही पड़ेगा। सर किनको करना पड़ेगा, पढ़ते हैं। तो देखो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कवर्स सीएसआर प्रोविजन एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमिटी। तो सेक्शन 135 में पहला बात तो ये लिखा गया कि सीएसआर क्या है और क्या क्या करना पड़ेगा आपको और जी। किनको करना पड़ेगा, प्लस एक सीएसआर का कमिटी भी बनाया जो सब पे नजर रखेगा। एक शेड्यूल 7 भी बनाया कंपनीज एक्ट में, जहां पूरा लिस्ट बना दिया कि किनको सीएसआर पे खर्चा करना है और क्या क्या चीज के लिए खर्चा करना है। मतलब आप मर्जी आए, आप बोले मैं गरीब को शर्ट पहना दिए थे, ये भी सीएसआर है ना? नहीं। हाँ। आप लोग नॉर्मली क्या बोलोगे, एक गरीब आदमी को आप खाना खिला दिए थे, ये हाँ, सीएसआर हाँ। है। जी सर। गवर्नमेंट बोला करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक लिस्ट दे रहे हैं आपको, इनमें से कुछ चीजों पे खर्चा करना ही पड़ेगा। क्या है वो लिस्ट? तो शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट हैविंग फोकस्ड ऑन नीड सेंट्रिक इनिशिएटिव, लोगों का जरूरत पूरा करने का आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अलाइंड विथ नेशनल प्रायोरिटीज, और देश का क्या चीज में हित है आपको उन चीजों पे खर्चा करना पड़ेगा, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रूरल एरिया अपलिफ्टमेंट, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, वाटर कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये पूरा एक लिस्ट दिया है, इसमें और भी बहुत आइटम है। ठीक है। हाँ सर। अब देखो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, किसके लिए सीएसआर कंपलसरी? इंडिया में हर कंपनी को सीएसआर करना पड़ेगा क्या सर? नहीं। तो देखो क्या लिखा, सीएसआर इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी कंपलसरी फॉर, किनके लिए कंपलसरी कर दिया? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, उनके लिए सीएसआर कंपलसरी होगी। बाकियों के लिए ऑप्शनल है, करना है तो करो, नहीं तो मत करो। अच्छा। सच कंपनी मैंडेटरी टू स्पेंड, क्या करना पड़ेगा? सच कंपनी इज मैंडेटरी टू स्पेंड 2% ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन सीएसआर। अपने लास्ट 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का आपको 2% पैसा सीएसआर के लिए खर्चा करना पड़ेगा। और सीएसआर का लिस्ट में क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रूरल एरिया अपलिफ्टमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वाटर कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इन चीजों के लिए इन कंपनीज को जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, उनको अपना 2% खर्चा करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ कैश डोनेशन टुवर्ड्स कॉर्पस फंड ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके कॉर्पस फंड होता है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा करने के लिए एनजीओज वगैरह, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह पैसा साइड रखते हैं, उसमें आपको अच्छा। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और आप काइंड हाँ में भी सर। दे सकते हो। आप वहां पे लैपटॉप दे दिए, मान लो स्किल डेवलपमेंट के लिए आप किसी एनजीओ को बहुत सारा कंप्यूटर डोनेट कर दिए, ये भी सीएसआर है। ठीक है ना? जी सर। हाँ। तो आपको ये सब जगह खर्चा करना पड़ेगा। अब कुछ एक छोटा छोटा बात है फटाफट। गवर्नमेंट ना कुछ बेनिफिट भी दिया आपको सीएसआर का, अगर आप सीएसआर करते हो ना एज ए कंपनी, तो जी गवर्नमेंट सर। आपको कुछ बेनिफिट भी दिया। मान लो आप इन काइंड कोई गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आप 10 लैपटॉप बांट दिए, हाँ ठीक सर। है, ये हाँ। एक टाइप का आपका आउटपुट है। आपका लैपटॉप का बिजनेस था मान लो, हाँ। ये एक टाइप का आपका आउटपुट है। अगर आप सेल करते हो आपको जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हाँ देना लेकिन पड़ेगा। ये सेल में तो आप कोई पैसा नहीं ले रहे हो ना, ये तो आप डोनेट कर रहे हो, जी। तो फिर यहाँ पर जीएसटी माफ कर दिया पहला बात तो देखो यहाँ पे लिख दिया बोर्ड में जो लिखा है, डोनेशन इन फॉर्म ऑफ मनी और इन काइंड कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी। उसको जीएसटी में सप्लाई या सेल नहीं मानेंगे। अभी आप सेल ही समझो, एक्चुअली में सप्लाई बहुत ब्रॉडर टर्म है। जब आप सेमेस्टर 5 में जीएसटी पढ़ोगे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सीखोगे, अच्छा। बहुत काम का चीज है तब, लेकिन आप सीखोगे। अभी यही समझो कि उसको जीएसटी में सप्लाई नहीं माना यानी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके। अच्छा, ये लैपटॉप लेकिन आप कहीं से खरीद के लाए हो?
तो अपना प्रोडक्शन आपने जो कहा भी ना। प्रोडक्शन किया तो रॉ हाँ मटेरियल हाँ खरीद के हाँ लाए हो बेटा, हाँ 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 और अगर ट्रेडर हो तो लैपटॉप खरीद के लाए हो। जी। तो ये जो गुड्स आप खरीद के लाए हो या बनाए हो, तो इस पे आप जीएसटी देकर आए हो, इनपुट जीएसटी। हाँ तो वो इनपुट जीएसटी हम क्लेम करते हैं ना एडजस्टमेंट के लिए। जी। गवर्नमेंट बोला वो क्लेम डिडक्शन के कर लो, लिए। गवर्नमेंट बोला वो डिडक्शन क्लेम कर लो जाओ। ओके। तो आपको इनपुट क्लेम करने का भी मौका दे दिया और आपको आउटपुट पे जीएसटी भी नहीं लिया, दिया ना आपको फायदा गवर्नमेंट। हाँ तो ये आपको एक बेनिफिट दिया। अब इंडिया में सीएसआर के लिए कौन क्या कर रहा है, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, इंडिया में सीएसआर के लिए कौन क्या कर रहा है। तो टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप इंडिया बूस्ट सेवरल सीएसआर प्रोजेक्ट, मोस्ट ऑफ विच आर कम्युनिटी इंप्रूवमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। टाटा बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला के रखा है जो इंडिया का बहुत लोगों को जॉब देता है, रूरल कम्युनिटी को मदद करता है, सोशल वेलफेयर में खर्चा करता है। टाटा बहुत जी बड़ा सर। एड्स के लिए हॉस्पिटल चला के रखा है, हाँ। वहां पे बहुत लोगों को फ्री में इलाज मिलता है। कैंसर हॉस्पिटल भी तो है। हाँ कैंसर हॉस्पिटल भी है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, इट एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क अक्रॉस 407 विलेजेस इन अप्रोक्सीमेटली 22 प्लांट अक्रॉस द कंट्री। उसका 22 प्लांट है पूरे इंडिया में, 407 विलेज में, और वो हर विलेज का सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए मदद कर रहा है। वो वहाँ पे सेल्फ रिलायंस के लिए लोगों को काम देता है, हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चला के रखा है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, सोशल वेलफेयर, सोशल सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इन सब के लिए खर्चा करता है। प्लांटेशन लगाता है, स्कूल एनरोलमेंट करता है, वहाँ पे सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम चलाता है, वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलाता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मदद करता है। तो उन गाँव में ये सब में मदद करता है वो। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, ये FMCG कंपनी है। ये भी क्या कर रहा है, ये बहुत सारा ये ग्रीन बैरन बोल के प्रोग्राम चला के रखा है, जहाँ पे बहुत सारा पेड़ लगाना, प्रोजेक्ट शक्ति बोल के एक प्रोजेक्ट चला के रखा है जो रूरल एरिया का मदद करने के लिए, स्मॉल विलेजेस को मदद करने के लिए। लाइफ बॉय स्वास्थ्य चेतना, ये भी एक प्रोग्राम चला के रखा है। ये कि HUL का कोई भी बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका वो अपना कमाई का 1 रुपया, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसका 1 रुपया वो डोनेशन में डाल देता है। हैप्पी होम बोल के प्रोग्राम चला के रखा है, लोगों को एजुकेशन देना, प्रिविलेज चिल्ड्रन जो लोग हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, चैलेंज चिल्ड्रन, उनको मदद करना, मतलब जो हैंडीकैप है या मेंटली या फिजिकली चैलेंज है उन लोगों को हैप्पी होम बोल के इंस्टीट्यूशन चला के रखा है, वहाँ पे उन लोगों को मतलब ना रखना, वहाँ पे उनका मदद करना। तो ये सब काम ये बहुत सारी कंपनीज कर रही है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े, चैप्टर 14। ओके। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, एक बिजनेस एथिक्स का क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। सबसे पहले बोला इसका मतलब क्या है, तो देखो एथिकल प्रिंसिपल रेफर्स टू एथिकल वैल्यूज टू एस्टेब्लिश अ डिजायर्ड लेवल ऑफ बिहेवियर। लोगों का बिहेवियर को कैसा होना चाहिए ये प्रिंसिपल्स बताता है। लोगों का वैल्यूज क्या होना चाहिए। इट लेज आउट डूज एंड डोंट्स फॉर एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे ना, जी सर। वो क्या बताता कि बिजनेस को कैसे बिजनेस करना चाहिए। जी। गाइडलाइन था, कंपलसरी तो नहीं था। वैसे नहीं, ये प्रिंसिपल्स भी गाइडलाइन है, कंपलसरी नहीं है। ये आपको बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोवाइड दोज गाइडेंस विच कोड ऑफ एथिक्स मे नॉट प्रोवाइड। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक प्रोफेशन का कोड ऑफ एथिक्स है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ये बात। हाँ सर। तो वो उनमें जो बातें नहीं लिखी है वो बातें इन प्रिंसिपल्स में लिखी है। तो देखो यहाँ पे बताया कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है, अ गाइड कंप्राइजिंग प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यूज क्या होना चाहिए, क्या एक प्रोफेशनल को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब बात कोड ऑफ एथिक्स में लिखा है। और जो बातें कोड ऑफ एथिक्स में नहीं लिखी है वो बातें प्रिंसिपल्स में लिखी है। एक प्रिंसिपल में क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए, मतलब एक अच्छा प्रिंसिपल किसको बोलेंगे, जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके, लोगों को इवेलुएट कर सके, इमेजिनेशन बना सके, लोगों में टॉलरेंस लाए, मतलब किसी चीज को बर्दाश्त करने का शक्ति लाए, लोगों को ऑब्लिगेशन अपना ड्यूटी समझा सके, कंपिटेंसी, लोगों को
एक दूसरे में मदद करने में बिलीव करा सके, ट्रस्ट वर्दीनेस कर सके, कॉन्फिडेंशियलिटी ला सके और ओपननेस ला सके। ये सब सर इमेजिनेशन क्यों, मतलब लोगों को आगे का सोचने का ताकत देना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है जी सर। अगला टॉपिक है एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स को तीन चीज से कंपेयर किया, मॉरलिटी, इंटीग्रिटी एंड लॉ। एथिक्स को तीन चीज से कंपेयर किया, मॉरलिटी, इंटीग्रिटी एंड लॉ। तो पहले मॉरलिटी क्या, मॉरलिटी इज कंसर्न विथ ह्यूमन बीइंग एंड एग्जामिन्स हाउ दे रिलेट टू अदर एज वेल एज द वर्ल्ड अराउंड देम। एथिक्स एंड मॉरलिटी, मॉरलिटी का मतलब क्या है, एक आदमी दूसरों से कैसे कनेक्ट होता है, एक आदमी दूसरों को कैसे ट्रीट करता है। ठीक है हाँ। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन बताए, पॉइंट में बोला ओरिजिन, तो एथिक्स इथॉस वर्ड से निकल के आया जो कि ग्रीक वर्ड है, और मॉरलिटी लैटिन वर्ड से निकल के आया जिसका मीनिंग है मोरल। मीनिंग क्या है एथिक्स का, कैरेक्टर, और मॉरलिटी का मतलब है मैनर, आप कैसे बिहेव करते हो। इसका स्कोप एथिक्स का एकदम वेल डिफाइंड स्कोप है, जबकि मॉरलिटी कहीं पे डिफाइंड नहीं है कि मॉरलिटी क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक अगला है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स, आपके इंटरनल सिस्टम कैसे है वो इंटीग्रिटी बताते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर वही डिफरेंस बिटवीन लिखा, मीनिंग एथिक्स का मतलब एक रूल होता है, जबकि इंटीग्रिटी का मतलब होता है डूइंग राइट थिंग रिगार्डलेस ऑफ रूल, रूल को छोड़ के ये सोचना क्या सही और क्या गलत, ये इंटीग्रिटी है। तो एथिक्स का स्कोप पैसिव है, मतलब एथिक्स का एक बाउंड्रीज है, आपको उसी में सोचना पड़ेगा, जबकि इंटीग्रिटी का कोई बाउंड्री नहीं है, ये एक्टिव है, आप जितना सोच सकते हो उतना सोच सकते हो इसमें। तीसरा डिफरेंस है एथिक्स एंड लॉ का। लॉ का मतलब क्या है, सेट एंड सिस्टमैटिक एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल थिंग्स, कोई भी ऐसा चीज जो कि सेट है, सिस्टमैटिक है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है उसको लॉ बोलेंगे। हाँ। तो यहाँ पे बताया कि एथिक्स कहाँ से निकल के आया, वही इथोस जिसका मीनिंग है कैरेक्टर, जबकि लॉ कहाँ से वर्ड के निकल के आया, लागू से, LAGU, जिसका मीनिंग है ऑर्डिनेंस या फिर रूल। एथिक्स क्या एनफोर्स किया जा सकता है किसी के ऊपर? नो। लेकिन लॉ कर सकते। एथिक्स अगर आप फॉलो नहीं करो तो पनिशमेंट दे सकते हैं, नहीं। लेकिन लॉ में हाँ दे सकते। हाँ, तो यही डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, एथिक्स एंड मॉरलिटी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। अब ये पूरा चैप्टर एक ही चीज के ऊपर चलेगा जिसका नाम है एथिकल डायलेमा। डायलेमा का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। हाँ। दो चीज है और दोनों सही है, कौन सा चूज करे? दो चीज है दोनों गलत है, लेकिन एक चूज करना पड़ेगा, तो कौन सा करे? तो यहां पे देखो मीनिंग लिखा, सिचुएशन इन विच टू और मोर कंफ्लिक्टिंग एथिकल प्रिंसिपल्स आर देयर। ऐसा सिचुएशन जहां पे दो या दो से ज्यादा एथिकल प्रिंसिपल आ गए आपके सामने, अब आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू ऑप्शंस, आपको दो में से एक लेना ही पड़ेगा। अब आप कौन सा फॉलो करो और कौन सा तोड़ो, ये आपको डिसाइड करना, यही है एथिकल डायलेमा। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, सैंक्शन ऑफ लोन बाय बैंक मैनेजर टू अ गुड पर्सन बट वाज डिफॉल्टर अर्लियर। एक अच्छा दोस्त था बैंक मैनेजर का, जो कि बैंक मैनेजर को पता है ये बहुत बढ़िया आदमी है, चोर नहीं है, बदमाश नहीं है, ठीक। हाँ। लेकिन वो पहले एक बार लोन डिफॉल्ट किया हुआ है, तो अब चॉइस करना उसको लोन दें कि नहीं दें, ये डायलेमा है। हाँ। यूजिंग ऑफिस व्हीकल टू हेल्प हैंडीकैप ऑन इंजर्ड पर्सन। एक आदमी आपको हैंडीकैप मिल गया या रास्ते में इंजर्ड आदमी मिल गया, हाँ। आप ऑफिस के गाड़ी में जा रहे थे, उसको बैठा के हॉस्पिटल पहुंचाएं या उसकी जगह तक पहुंचाए कि नहीं पहुंचाएं, क्योंकि देखो एक इंजर्ड आदमी का मदद नहीं करे ये भी गलत, लेकिन ऑफिस का व्हीकल पर्सनल यूज के लिए यूज करे ये भी गलत। हाँ बिल्कुल। तो है ना दो प्रिंसिपल जिसमें डायलेमा हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, दो चॉइस के बीच में कौन सा ले और कौन सा नहीं, इसी को बोलते हैं एथिकल डायलेमा। तो यहाँ पे देखो तीन टाइप का कंडीशन, यही जो एग्जांपल हम आपको दिया वही तीन कंडीशन में डाल दिया। कंडीशन 1, अ डिसीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय एन एजेंट और एम्प्लॉय रिगार्डिंग व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन। यही तो है डायलेमा।
कौन सा एक्शन ले. ऑल्टरनेटिव अवेलेबल्स आर एथिकली कॉन्फ्लिक्टिंग. आपके सामने दो अल्टरनेटिव अवेलेबल है और दोनों ही आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. देख लो, उस आदमी इंजर्ड आदमी को ऑफिस के गाड़ी में ले जाए तो भी गलत होगा, और नहीं ले जाए, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाए तो भी गलत होगा. जी सर. वैसे ही बोला कॉम्प्रोमाइज ऑफ सम एथिकल प्रिंसिपल एज इफ चूज वन वे अदर प्रिंसिपल विल डेफिनेटली बी ब्रोकन. मतलब एक चूज करोगे तो दूसरा टूटेगा ही टूटेगा. जी. तो जब आपके सामने कुछ डिसीजन लेने का मौका पड़े, दो एथिकल प्रिंसिपल और दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो और एक को चूज करो तो दूसरा टूटे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है उसी को बोलते हैं एथिकल डायलेमा. फीचर्स ऑफ एथिकल डायलेमा ये फालतू है. प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये सडनली ऑकर होता है आपके सामने. मल्टी डायमेंशनल ऑप्शन, आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन होगा और सब एकदम अलग अलग. रिजल्ट इन मिक्स आउटकम. अब आप किसी भी एक को फॉलो करो तो दूसरा टूटेगा. यूज ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, यहाँ पे आप क्या नियम फॉलो करोगे जो ज्यादा यूटिलिटी दे रहे, है ना. हाँ. आप क्या डिसीजन लोगे, इंजर्ड आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा दोगे क्योंकि आपको लगता है ये ज्यादा सही है, ये टूटना ज्यादा खराब होगा. जी सर. और आपको सेफ ऑल्टरनेटिव को चूज करना पड़ेगा जो ज्यादा सेफ है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एथिकल डायलेमा. तो पहले बोला ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एथिकल डायलेमा. लेवल के हिसाब से दो टाइप का एथिकल डायलेमा है, या तो पर्सनल या बिजनेस वाला. पर्सनल मतलब अपने रियल लाइफ में जो होता है, और बिजनेस मतलब है ऑफिशियली जो होता है. ठीक है. जी सर. नेक्स्ट बोला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कन्फ्लिक्ट. पहला बोला एब्सोल्यूट, मतलब टू और मोर प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल ऑन सेम सिचुएशन एंड आर टोटली डिफरेंट. मतलब दोनों ही प्रिंसिपल उस सिचुएशन पे अप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से एकदम अलग है. मतलब एकदम एब्सोल्युटली एंड प्योरली दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं. और अप्रोक्सीमेटली मतलब नॉट एग्जैक्टली एप्लीकेबल तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन एक पूरी तरीके से और एक उतना पूरा तरीके से नहीं. ठीक है. थर्ड बोला यहाँ पे नंबर ऑफ एजेंट यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन एथिकल डायलेमा. अगर एक वही आदमी मालिक भी है और वही आदमी एम्प्लॉय भी है, मतलब हम ही अपने बिजनेस में एम्प्लॉय है. हाँ. अगर वैसा सिचुएशन है कि मेरे सामने कोई एथिकल डायलेमा आ गया, उसको बोलेंगे सिंगल एथिकल डायलेमा. और अगर एम्प्लॉय कोई और मालिक कोई और, यानी एक से ज्यादा आदमी इन्वॉल्व हो गए, उसको बोलेंगे मल्टीपल. और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन. अगर प्रोहिबिटरी एथिकल डायलेमा है, मतलब जो ऑप्शन दो आपके सामने हैं उनमें से एक ऑप्शन लॉ ही मना कर दे रहे हैं कि नहीं ये करना ही नहीं है, तब तो आप बच गए ना. जी. और दूसरा आपने जो प्रोहिबिटरी मतलब ओनली वन ऑल्टरनेटिव इज अलाउड टू चूज एंड अदर इज प्रोहिबिटेड, तब तो आप बच गए. ऑब्लिगेटरी में क्या बोला, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी चूजन आइदर इन जनरल और एज पर कंडीशन, तब आप फंस जाओगे क्योंकि दोनों में से कोई भी लीगली बैन नहीं है, दोनों ही ऑप्शन अलाउड है लेना. तब फिर आप फंसोगे कौन सा ले और कौन सा नहीं, है ना. सर आपने जो कहा पर्सनल एथिक्स जो डायलेमा और बिजनेस एथिकल डायलेमा, उसमें क्या एक सिचुएशन में दोनों ही एक साथ आएंगे, पर्सनल लेवल और बिजनेस लेवल? आ सकता है. आपको ऑफिस में एक काम करते हुए डिसीजन लेना है और वो काम आपका पर्सनली भी किसी रिलेटिव या फ्रेंड को मतलब ना नुकसान पहुंचाने का पोजीशन पे है. हाँ, मतलब क्या हमेशा एग्जांपल देते हैं आपको हम. चलो मेरा मान लो एक फ्रेंड है, वो मेरे हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहीं पे जॉब ज्वाइन करने आया जी. हमको पता है ये आदमी फ्रॉड है, पहले भी चीटिंगबाजी किया हुआ है. जी सर. लेकिन हमको ये भी पता है कि उसको घर में बहुत ज्यादा अभी जॉब का जरूरत है, तो उसका घर में हालत बहुत खराब है. हाँ. तो एक जगह पर्सनल लेवल पे फ्रेंडशिप इफेक्ट हो रहा है और प्रोफेशनल लेवल पे अगर उसको जॉब में आने दे तो भी गलत होगा कंपनी के लिए. जी सर. तो दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं. मतलब हमेशा कंपलसरी होता है कि दोनों ही होगा? नहीं, दोनों का कंपल्सन का कोई बात नहीं. आप पूछे तो हम एक सिचुएशन दिया जहाँ दोनों हो सकते हैं. अच्छा. ठीक है. हाँ सर. अगला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एथिकल डायलेमा. हाउ टू चूज इफ डायलेमा इज देयर.
सर आप इतना देर से ये बता रहे हो कि हर बार डबल प्रॉब्लम में फंसोगे फंसोगे फंसोगे, तो अब निकलने का भी तरीका बताओ। हाँ बुक बताया। आप कैसे चूज करो अगर ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ जब आपके सामने दो एथिकल प्रिंसिपल है और आपको एक चूज करना पड़ेगा और एक तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कॉमन गुड, मतलब जो सबके लिए सही है वैसा कुछ खोजने का कोशिश करो, ठीक है। हाँ एक्सक्लूड पर्सनल इंटरेस्ट, अपना फायदा छोड़ दो पहले तो वहां पे। अच्छा कंसर्न ऑफ अदर पर्सन, दूसरों के बारे में भी सोचो। प्लूरलिटी ऑफ वैल्यूज, जहां पे ज्यादा वैल्यूज हो, ज्यादा हाँ मोरल थिंग्स हो, उसको चूज करो। एक्सप्रेशन ऑफ राइट्स, किसी का हक अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो ऐसा ध्यान दो कि किसी का हक टूटना नहीं चाहिए। डिपेंडिंग ऑन ऑब्लिगेशन, आपको यह भी देखना पड़ेगा आपके ऊपर ड्यूटी क्या है। अब मान लो ये एम्प्लॉय को चूज करना आप ही के ऊपर आपका बॉस छोड़ दिया था, हाँ तब तो आप नहीं लोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर मॉरल ड्यूटी है कंपनी को नुकसान से बचाना, क्योंकि कंपनी नुकसान खाएगा तो बाकी स्टाफ का भी प्रॉब्लम बढ़ेगा। जी तब आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना होगा। जो ज्यादा मोरल है वो सही लो, और अगर कोई फोर्स्ड बाय लॉ है तो पहले लॉ को फॉलो करो, अच्छा ठीक है। सर ये सब जी सॉल्यूशन सर नहीं था और कंफ्यूजन बढ़ाना था क्योंकि ऐसे आप हर एक में जो राय पॉइंट बताए हो उसको जज ही करना तो मुश्किल है, जी बिल्कुल। ठीक है। अगला हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल डायलेमा। आपको ये एथिकल डायलेमा अच्छा है कि बुरा है, बोलो। बुरा ही है। देखो कहीं हद तक अच्छा भी है। अब अच्छा कैसे है वो बताए। हेल्प टू टेक रैशनल डिसीजन, जब आप डायलेमा में फंसते हो ना हाँ तब आप रैशनली सोचना चालू करते हो, दिल से नहीं सोचते। फिर तो रैशनली सोचते हो तो ये अच्छा चीज होता है। क्रिएट कॉन्फिडेंस, अगर आप इस डायलेमा से ठीक निकल आए और ये डायलेमा का डिसीजन जो आप लिए वो सक्सेसफुल हो गया, हाँ मतलब वो सही हो गया आपका डिसीजन, जी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। एक्ट एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर, अगर आप एक डायलेमा का सिचुएशन में रह के सही डिसीजन लिए तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल होगा ये हाँ कि देखो ऐसे करना चाहिए इस सिचुएशन में। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स आर सेट, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा औरों के लिए भी। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इन कॉन्टेक्स्ट, अब एक बार आप जब ये सब चीजें सॉल्व कर लेते हो ना तो जी लाइफ में सर दोबारा ऐसा सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट आता है तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है कि कैसे सोचें, ठीक है। हाँ सर। आखिरी क्वेश्चन है रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमा एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या अप्रोच होना चाहिए आपका। पहला अप्रोच बोला यूटिलिटेरियन अप्रोच, यानी कंसर्न विद द कंसिक्वेंसेस। आप ये देखो इसका फाइनल इंपैक्ट क्या होगा। देखो जैसे हम बोला ना वो मेरा दोस्त भी है और हमको पता हाँ है वो हाँ आगे पहले फ्रॉड किया हुआ है, जी तो हम ये देखेंगे कि अगर हम उसको नहीं रखते हैं तो उसका फाइनल इंपैक्ट क्या होगा, जी और अगर रख लेते हैं तो फाइनल इंपैक्ट क्या होगा। तो हम यूटिलिटेरियन अप्रोच अगर फॉलो करते हैं तो हमको उसका कंसिक्वेंसेस एंड रिजल्ट को पहले सोचना पड़ेगा। ये देखो एक हेल्पिंग तरीका अच्छा था, ये हमको लगा कि हाँ कुछ मदद हुआ सोचने में। नहीं उसको सर कहाँ रखने से कंपनी मदद को हो। ज्यादा नुकसान है कि उसको नहीं रखने से उसका फैमिली में ज्यादा नुकसान है। दोनों में ही तो नुकसान है, नहीं नहीं मतलब सोच ज्यादा सकते होगे। कंपनी का होगा। नहीं हाँ नहीं जरूरी नहीं है बेटा। देखो आप ऐसे सोच सकते हो कि इसको रखवा लेते हैं और बॉस को पहले या फिर जब वो काम करे तो बहुत ध्यान रखेंगे कि ये फ्रॉड ना करे, अच्छा हाँ हो सकता। तो अब इससे तो कंपनी को तो नुकसान से बचा ही लेंगे जी सर। और उसको जॉब लग जाएगा तो उसके घर वाले भी बच जाएंगे, है ना। हाँ सर। तो अगर हमको कंसिक्वेंसेस को सोच के डिसीजन लेना चाहिए। तो लेकिन अगर नुकसान हो गया तो कंपनी में सबको ही मतलब सफर हाँ करना वो पड़ेगा। आपको पहले तो आपके पास उसका अगर सॉल्यूशन, आपको एंड रिजल्ट सोचना है ना, तो आप उसका हाँ सॉल्यूशन अगर सोच सकते हो कि इसको फ्रॉड करने से कैसे रोक सकते हैं। जी आप बोले उसको कि जो भी बिल तुम पास करोगे मेरा सिग्नेचर के बिना पास नहीं होगा। ओके हाँ हो आप सकता हेड है। अकाउंटेंट हो, उसको जूनियर अकाउंटेंट पे रखना था। आप जैसे ही ये कंडीशन लगा दोगे वो फ्रॉड नहीं कर पाएगा ना, जी सर। तो आप रोक ली। आपको डिसीजन ऐसे लेना होगा जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर ऑल हो, ये हमेशा दिमाग में रखना होगा। ये आपका सबसे मेन थीम पॉइंट होगा सोचने का।
सबका फायदा किसमें? हाँ रिलाइज ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर कोई कंफ्लिक्टिंग पॉइंट है तो जितना खर्चा हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमको कितना मिलेगा, उस पर भी आप डिसीजन लेते हो। सेकेंड अप्रोच है यूनिवर्सलिज्म अप्रोच, यानी ये डियोंटोलॉजी पढ़े थे ना, ड्यूटी जी बेस्ड, सर। पिलर ऑन ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, जजमेंट ऑन इंटेंशन नॉट ऑन आउटकम और रिजल्ट। आपका इंटेंशन अच्छा है कि बुरा है, आप ये देख के सही गलत डिसाइड करो, रिजल्ट क्या आएगा उसको देख के नहीं। इस अप्रोच को बोलते हैं यूनिवर्सलिज्म या डियोंटोलॉजी। ठीक है। अगला हाँ अप्रोच है केयर अप्रोच, बेस्ड ऑन केयर फॉर ऑल रेदर देन अबाइडिंग लॉ। कभी कभी लॉ टूट जाए लेकिन सबका भलाई हो रहा हो तो लॉ टूटने में बुराई नहीं है। फोकस ऑन यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे थोड़ा फोकस करके सोचो। जो लोग इस तरीके से सोचते हैं उसको बोलते हैं केयर अप्रोच। और लास्ट अप्रोच है वर्चू अप्रोच, इंपॉर्टेंस ऑन मोरल कैरेक्टर, हाउ अ मैच्योर पर्सन विल थिंक इन ए गिवन सिचुएशन। तो ये 4 अप्रोच है एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करने का। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, ये हम आपके बुक से ही उठाया, हम जानबूझ के इसको नोट्स में लिखा नहीं, फटाक से, और 5 मिनट का क्लास है। एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन स्ट्रेटेजीज, सिस्टम एंड प्लान प्रोसीडियर फॉर डीलिंग विद एथिकल डायलेमा। यूजिंग वन कॉम्बिनेशन ऑफ एनफोर्समेंट अप्रोच, एन एजेंट में यूज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट। क्या क्या अप्रोच ले सकते हो, देखो यहाँ पे पहले बताया। स्टेज 1, आप क्या क्या, ये अगला क्वेश्चन है, स्टेजेस ऑफ रिजॉल्विंग। सबसे पहले क्या करोगे, एनालाइज द कंसिक्वेंसेस, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा उसको एनालाइज करो। ठीक है। हाँ हु विल बी हेल्प्ड, हु विल बी हर्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बेनिफिट और हार्म, हाउ डज इट अपियर इन द लॉन्ग टर्म, हाउ इट अपियर इन शॉर्ट टर्म। ये सब एंगल से सोचो और उसका कंसिक्वेंसेस यानी एंड रिजल्ट को एनालाइज करो। सेकंड स्टेज क्या होगा, एनालाइज द एक्शन, मतलब अब जो करोगे वो करोगे कैसे, वो प्लान करना। how do the action measures against moral principle, does any of the action cross the line in term of anything from simple decency, मतलब डिसेंसी का लाइन क्रॉस तो नहीं हो रहा है ना हम जो एक्शन ले रहे हैं उससे। और फिर आप डिसीजन लोगे, मेक अ डिसीजन। तो 3 स्टेजेस होगा आपका। नंबर 1, सिचुएशन को यानी उसके एंड रिजल्ट को एनालाइज करो। हाँ आप जो एक्शन ले रहे हो वो एक्शन ठीक है कि नहीं उसको एनालाइज करो और फिर डिसीजन। ठीक है। जी सर। तो ये था सर आप एक बार वो नोट्स के लास्ट वाले पेज में लेंगे, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ ये वाला, नहीं सर, उसके आगे वाला। ये वाला हाँ सर। बोलो। सर यहाँ पे यूनिवर्सल अप्रोच और यूटिलाइजेशन जो अप्रोच है वो दोनों तो एक दूसरे से नहीं नहीं, पूरा अलग है। हाँ तो पूरा अलग है, तो कोई कौन सा अप्रोच हाँ करता है, कोई कोई सा अप्रोच करता है। हाँ, लेकिन मतलब अगर कोई सोचे, मतलब कोई सिचुएशन आया तो कौन सा लेना सही होगा, मतलब ये कौन सा दुनिया में वाला कोई आंसर अप्रोच। नहीं दे पाया बेटा। नहीं सही, मैं आपको, ये जनरली पूछ रही हम हूँ। हाँ जनरली आंसर कर रहा है, ये दुनिया में कोई नहीं बता पाया। अच्छा। क्योंकि देखो किसी भी चीज का अच्छा बुरा होना ये उस हाँ सिचुएशन, वहां पे कौन लोग इन्वॉल्व है, इन पे डिपेंड करता है ना। हाँ दुनिया में कोई भी चीज सही है कि जी सर। गलत है, ये उस सिचुएशन पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल। एक ही बात एक सिचुएशन में सही हो सकता है, वही बात दूसरे सिचुएशन में गलत हो सकता है। हाँ जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक फौजी अगर हाँ बॉर्डर सर। पे खड़ा होकर किसी को गोली मार दे, उस हाँ सिचुएशन में वो सही है। जी। लेकिन वही फौजी सोसाइटी में आके किसी को गोली मार दे, भले वो सामने वाला आदमी गलत था, हाँ वहां वो गलत है क्योंकि उसको वहां पे गिरफ्तार करके पुलिस में लेके जाना चाहिए था, जी। गोली नहीं मारना चाहिए था। हाँ सर। तो सिचुएशन वाइज आपका सही और गलत बदल गया है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। तो अब आपका आंसर अगर हम दें तो मेरा आंसर यही होगा कि आपको सिचुएशन वाइज सोचना चाहिए क्या सही और क्या गलत। ठीक है। हाँ सर। तो ये था आपका